नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर हमारा अभी चल रहा है। इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारी अर्थ के ऊपर बायोस्फीयर मौजूद है, क्योंकि हमारी अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ सपोर्ट करती है हमारी अर्थ। लाइफ इसलिए सपोर्ट करती है हमारी अर्थ क्योंकि एक ये ऑप्टिमम डिस्टेंस पर है सन से, ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ना तो बहुत ज़्यादा दूर है सन से, ना बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये क्वालिटी हमारी अर्थ की है। दूसरा, हमारी अर्थ के ऊपर 3 स्फीयर मौजूद हैं और उनका कॉम्बिनेशन भी ऐसा है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। मैंने बताया था आपको लिथोस्फीयर आपका सरफेस एरिया है जो लैंड के रूप में मौजूद है, लिथोस्फीयर। फिर हमारी अर्थ के ऊपर वाटर भी मौजूद है और इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हमारी अर्थ के ऊपर हवा का एक आवरण भी है, एयर मौजूद है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों स्फीयर कुछ इस तरह के हैं कि ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं। और सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, और ये ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है, तो हमारी अर्थ लाइफ सपोर्ट करती है। वेरी गुड। हमने इन तीनों स्फीयर को थोड़ा सा समझना है। तो एटमॉस्फेयर में हमने बात किया कि विंड कैसे मूव करती है, कैसे चलती है, इसके बारे में हमने बात किया। हमने बताया कि जो जगह ज़्यादा गर्म होती है वहाँ की एयर गर्म होने के बाद राइजेज हो जाती है, अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिससे यहाँ हवा की कमी आ जाएगी। और जिधर कोल्ड एरिया है उधर ज़्यादा हवा है, उधर की हवा इधर आना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा विंड मूव करती हैं कोल्ड एरिया से हॉट एरिया की तरफ। अगर मान लीजिए 2 प्लेस हैं, एक मान लीजिए आपका मुंबई है, एक आपका दिल्ली है। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और कंपैरेटिवली मुंबई का टेम्परेचर अगर कम है, तो हवा किधर से किधर जाएगी? मुंबई टू दिल्ली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जगह गर्म है वहाँ हवा की कमी हो गई, वहाँ की हवा अपर एटमॉस्फेयर में ऊपर चली गई, इसलिए वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करने लगी। ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, उतना ही फास्ट स्पीड से एयर मूव करने वाली है। तो ये हमने बात किया, एक एक्सरसाइज भी थी हमारी कि एट द कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे टाइम विंड का डायरेक्शन आपको बताना था। कोस्टल एरिया में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम जो सी है और एक लैंड है, दिन में कौन जल्दी गर्म होगा? लैंड जल्दी गर्म होगा, ये हॉट हो जाएगा, और ये कंपैरेटिवली कूल रहेगा। तो ये कूल रहेगा, ये हॉट रहेगा। हवा किधर से किधर जाएगी? हॉट वाली एयर तो चली गई ऊपर, तो यहाँ हो गया लो प्रेशर, और सी टू लैंड एयर मूव करना शुरू करेगी। रात में क्या होगा? ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट टाइम में जो समुद्र का पानी है वो अभी हॉट रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये आपका कंपैरेटिवली कूल रहेगा और पानी आपका हॉट रहेगा। हॉट रहेगा तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट रहेगा, क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर जा रही है, तो यहाँ हवा कम हो जाएगी, और लैंड टू सी नाइट में आपको विंड का डायरेक्शन दिखाई देगा। इनको आप सी ब्रीज बोलते हैं, इनको लैंड ब्रीज बोलते हैं। जो जमीन की तरफ से हवा आती है वो लैंड ब्रीज कहलाती है, जो समुद्र की तरफ से हवा आती है उनको सी ब्रीज एयर बोलते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में। अभी आज हम बात करेंगे कि एयर में क्या पानी भी मौजूद होता है।
और एयर में अगर पानी मौजूद होता है तो वो जमीन पर वापस कैसे आता है, अल्टीमेट एक्चुअली हम बात करेंगे बरसात कैसे होती है, रेन कैसे होती है। ठीक है, तो रेन तो आपने सबने देखा है। रेन में क्या होता है, ऊपर एटमॉस्फेयर से हवा से पानी की बूंदें नीचे जमीन पर गिरती हैं। कई बार ये बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं, कई बार ये बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, और कई बार तो ये आइस के रूप में नीचे गिरता है, बर्फ के रूप में गिरता है, ओले के रूप में नीचे गिरता है। हाँ, हमारी ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे हवा से ये पानी कैसे आ रहा है, ये पानी हवा में कैसे पहुंच गया, ये हमको जानना है। और अगर पहुंच भी गया तो फिर वापस नीचे क्यों आ रहा है, ये भी हमको जानना है। तो देखते हैं रेन कैसे होती है अपना साइंस के हिसाब से, सिंपल लैंग्वेज में। देखिए हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारा पानी है, समुद्र में है, नदी में है, तालाब में है, यहाँ पेड़ लगे हैं, पेड़ से ट्रांसपीरेशन होता है, एनिमल हैं वो यूरिन करते हैं, उनको पसीना निकलता है। तो बहुत सारा वाटर ड्यू टू द सनलाइट, जब अर्थ पर सनलाइट गिरती है तो समुद्र में, नदी में या ओपन सरफेस पे जो भी पानी है वो गर्म होके वेपर बनता है, भाप बनता है। हाँ, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब सनलाइट की हीट से जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो इवेपोरेशन होता है, मान लीजिए आपका जो पानी था वो सनलाइट से गर्म हो रहा है, तो ये क्या होगा, गर्म ये सरफेस हुई तो यहाँ की हवा जो है वो गर्म हो रही है। गर्म हो रही है तो गर्म हवा ऊपर उठती है, मैंने अभी आपको समझाया, जो हवा गर्म होगी वो ऊपर राइज करेगी। और जब ये एयर ऊपर राइज करती तो इसके साथ ही जो पानी की छोटी छोटी वेपर है, जो बूंद है, एक्चुअली पानी भी गैस बन चुका है, वो गैस भी, पानी वेपर जो है वो भी इस गर्म हवा के साथ ऊपर राइजेज करता है, और ये हमारी अर्थ सरफेस का वाटर ही एटमॉस्फेयर में ऊपर पहुंच जाता है। हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी वाटर रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों से भी पानी भाप के रूप में ऊपर निकलता है, हवा में रिलीज होता है। इनकी जड़ पानी एब्जॉर्ब करेंगी और ये पानी ऊपर पत्तियों में जाएगा और पत्तियों से पानी भाप बन के लॉस्ट होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और डायरेक्ट पानी अगर गर्म होके भाप बन रहा है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। हाँ, तो इवेपोरेशन तो एक फिजिकल प्रोसेस है और ट्रांसपीरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे प्लांट करते हैं। ये थोड़ा आपको समझना है, इसमें भी पानी हवा में रिलीज हो रहा है और ये पानी भी आपका हवा में रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वेपर इतनी गर्म होती है, इतनी गर्म ये हवा होती है कि वो हवा सीधा राइज करती है अपर एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अर्थ सरफेस पे बहुत सारा पानी है, सनलाइट उनके ऊपर गिरती है तो रोज बहुत सारा पानी इवेपोरेट होके या ट्रांसपीरेशन के द्वारा लगातार अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये आपका हो गया अर्थ। ठीक है, अभी पानी यहां भरा हुआ था मान लीजिए, अब ये जब गर्म हुआ, इधर से सनलाइट आया तो ये इवेपोरेट हुआ। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, ऊपर इसको बहुत बड़ा एरिया मिलता है। देखिए अर्थ यहां पर इतना सा एरिया है, अब और ज्यादा जाएगा तो इतना एरिया मिलेगा, और ज्यादा जाएगा तो इतना एरिया मिलेगा। इतना एरिया में वो वेपर जब ऊपर पहुंचती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वो बिखर जाती है। एक्चुअली पहले यहां पर थी तो यहां पे गर्म थी, अब इतनी बड़ी जगह पे पहुंच गई तो अब ठंडी हो गई, अब और बड़ी जगह पहुंच गई तो और ज्यादा ठंडी हो गई। जितना ऊपर जाएगा उतना ही
उसका एक्सपेंशन होगा और उतना ही कूलिंग हो जाएगा, गैस आपके एकदम ठंडी होना शुरू हो जाएगी। ध्यान देना, ये क्या हुआ, जैसे ही गर्म पानी आपका भाप के रूप में ऊपर उठा तो ऊपर पहुंचने के बाद वो एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड क्योंकि उसको एक ओपन स्पेस मिला फैलने के लिए, बिखरने के लिए, वो इधर उधर बिखर गया। बिखरने से क्या हुआ, वो ठंडा हो गया, कूलिंग हो गया। उसमें कूलिंग होने से क्या हो गया कि जो अभी गर्म होने से आपका पानी भाप बना, अब वो भाप वापस ठंडी होके छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो रही है इधर, और ये पानी की बहुत ही छोटी छोटी फाइन एकदम ड्रॉपलेट ये हवा में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जिस हवा में ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई पानी की बूंदों की, वो आपको डार्क कलर के दिखाई देते हैं, वो क्लाउड बनाते हैं, वो बादल बनाते हैं। इस जगह की हवा में बहुत पानी है जो छोटी छोटी बूंदों में तैर रहा है। ये पानी वही है जो नीचे जमीन से गया। तो आप यहां पर देखिए कि ये जो आपका वाटर वेपर पहुंचा, ऊपर जाके कंडेंस होके कूल हो गया, तो हम ये कहेंगे पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें हवा में तैर रही हैं। हाँ, अब इस जगह इस हवा में मान लीजिए इतना पानी है, तो कहीं ना कहीं ये जगह इस जगह से डार्क कलर की दिखाई देगी ना, ये आपका क्लाउड के रूप में आपको दिखेगा। और यहां पर क्या होता है, कई बार इसको थोड़ा सा दूसरे डायग्राम से देखते हैं। हाँ, यहां पर ये जो पानी की बूंदें हैं छोटी 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 छोटी, ये अभी इतनी कम वजन की हैं कि ये आराम से हवा में तैरती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका पानी की बूंद हवा में तैर रही है। अब इस हवा में कुछ पर्टिकुलेट मैटर भी पाए जाते हैं, जैसे धूल मिट्टी है, डस्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा पाया जाता है। तो ये मान लीजिए मैं एक नीले रंग से कुछ डस्ट पार्टिकल्स बना रहा हूं, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है। अब ये जब ऊपर पानी की बूंदें तैर रही हैं, हवा में मूव कर रही हैं, तो ये पानी की छोटी छोटी बूंदें इस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ जैसे ही यहां से इसको हिट करेंगी, जैसे ही टकराएंगी, वो इससे चिपक जाएंगी। हाँ, ये पानी की बूंद यहां पर इससे आके चिपक जाएगी। ये पानी की बूंद थोड़ा सा हिल रही है, हवा में तैर रही है, तो ये पानी की बूंदें धीरे धीरे इससे चिपकना शुरू कर देंगी। तो आप देखिए छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़कर धीरे धीरे साइज बड़ी कर रही हैं और बड़ी बूंद बन रही है। ऐसे ये वाली बूंद यहां इकट्ठे होते होते यहां पर ये बड़ी बूंद बन गई। ये ही बूंदें आपके इनके साथ चिपक रही हैं और डस्ट पार्टिकल ने एक न्यूक्लियस के रूप में काम किया, पानी की बूंदों को जोड़ने के लिए हेल्प किया, फैसिलिटेट किया। तो अपर एटमॉस्फेयर में, हवा के अंदर, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एक न्यूक्लियस का काम करते हैं, जिसके चारों तरफ पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट आकर जुड़ना शुरू करती हैं, जिससे इन पानी की बूंदों का साइज बड़ा होने लगता है। पानी की साइज बड़ा होने लगता है और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती हैं, अब इतनी बड़ी बड़े पानी की बूंद को ये हवा होल्ड नहीं कर सकती, इनमें वजन बढ़ गया। अब ये वजन बढ़ने के कारण ये बूंदें नीचे जमीन पर गिरने लगती हैं। पहले जब छोटी थी तो हवा में तैर रही थी, अब ये बड़ी हो गई, इनका वेट बढ़ गया, तो अब ये नीचे गिरना शुरू होता है। और यही पानी की बूंदें जब जमीन पर आती हैं तो ये रेन के रूप में हमको दिखाई देती हैं, बरसात होती है। ठीक है, तो पहले तो पानी को इवेपोरेट करके ऊपर बनाओ, उसको फिर कूल करो, ठंडा करो, वो ऑटोमेटिक ठंडा होता है, वो वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होगा। वहां कुछ डस्ट पार्टिकल एक न्यूक्लियस का काम करेंगे जो छोटी छोटी बूंदों को अपने से जोड़ेंगे, चिपकाएंगे, और फिर जब उनका वजन बढ़ जाएगा तो वो बूंद नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। कई बार ये जो बीच की एयर है जहां से ये बूंद गिर रही है, इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत बर्फीली जगह है, ठंडी जगह है, तो फिर ये पानी की बूंद जब ऊपर से नीचे गिरती है, उस दौरान इस ठंडी हवा के कारण ये आइस में कन्वर्ट हो जाती है और रेन की जगह वहां हमको दिखाई देता है स्नोफॉल, वहां हमको बर्फबारी दिखाई देती है, स्नोफॉल दिखाई देता है।
ठीक है। तो रेन और स्नोफॉल ये सेम एक ही बात है, ये दोनों बरसात ही हैं। इन दोनों बरसात को हम बायोलॉजी में बोलते हैं, साइंस में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। इनको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब वाटर ऑफ द एटमॉस्फेयर रीच्ड टू द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर का पानी अर्थ सरफेस पर पहुंचता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ रेन और आइदर इन फॉर्म ऑफ स्नो। सो दैट इज द प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन यहां देखने को मिला हमें, आइदर इन फॉर्म ऑफ रेन और आइदर इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। आप देखिए जो ठंडे इलाके हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ जो पानी गिरता है वो स्नोफॉल के रूप में गिरता है। और जो हमारा गर्म जगह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादातर बरसात रेन के रूप में गिरता है। कई बार अचानक से इस तरह का एकदम प्रेशर के साथ जब पानी गिरता है तो इतना तेज हवा से जब वो क्रॉस करता है तो ओले बन जाते हैं। जैसे आपने देखा एक टायर में अगर हवा भरी है बहुत प्रेशर के साथ है, और उसका वाल्व आप खोलते हैं तो प्रेशर के साथ जैसे टायर से हवा निकलती है एकदम तेजी के साथ प्रेशर के साथ, तो वो बहुत ठंडी हवा होती है। अगर किसी बड़ी जगह से किसी छोटी सी जगह में होकर प्रेशर के साथ किसी चीज़ को पास करेंगे तो वो बहुत लो टेम्परेचर उसका हो जाता है। ऐसे ही जब बहुत सारा पानी इधर इकट्ठा होता है क्लाउड में और एकदम से उसको एकदम प्रेशर के साथ अगर वो नीचे गिरता है तो भी उसका लो टेम्परेचर होता है और ओले बन जाते हैं हवा में और फिर वो नीचे ज़मीन पर गिरता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गर्म जगह पर भी बर्फबारी क्यों हो जाती है कई बार? क्यों? क्योंकि वो जब प्रेशर के साथ एकदम गिरता है तो लो टेम्परेचर हो जाता है, उसका अचानक से लो टेम्परेचर होता है और पानी की बूंद जो हवा में बनी थी वो बर्फ की बूंद में कन्वर्ट हो जाती है और वो ही आपका ओला बन जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन है, हवा में होने वाली एक एक्टिविटी थी। आपको समझ में आई होगी। हमारा इंडिया मानसूनी एयर के ऊपर यहाँ का पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। हमारे इंडिया में ये जो हवाएं हैं जो समुद्र की तरफ से ज़मीन पर आती हैं उनमें बहुत सारा वाटर वेपर होता है, क्योंकि यहाँ का पानी वेपर बन के हवा में जाता है और वो हवाएं जब हमारी ज़मीन की तरफ चलती हैं तो उन हवाओं में बहुत पानी होता है। इधर आके वो हवाएं जब ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर क्लाउड बनते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है। इन हवाओं को हम मानसूनी विंड कहते हैं, मानसून कहते हैं। हाँ, तो ये बे ऑफ बंगाल से भी आती हैं, अरेबियन सी से भी आती हैं और इधर हिमालय से टकराकर ये हवाएं यहीं हमारे इंडिया में ही प्रेसिपिटेशन करती हैं, बरसात करती हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी। अगर ये बरसात नहीं आती, ये समुद्र की हवाएं अगर ज़मीन पर नहीं आती तो हमारे इस इलाके में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, यहाँ सूखा हो जाता। रेगिस्तान में आज भी कम बरसात होती है। तो बरसात को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। कितना सेंटीमीटर बरसात हुआ? एक्चुअली एक डिवाइस होता है, ये इस तरह का एक फनल कीप होता है और इसको एक मेजरिंग सिलेंडर में हम रखते हैं ऐसे। अब बरसात होती है तो इसमें इस कीप में पानी गिरता है और कितना सेंटीमीटर पानी इकट्ठा हो गया बरसात में, उससे हम बताते हैं कि भाई 25 सेंटीमीटर पानी गिरा। तो ये आपका इस तरह का एक डिवाइस होता है जिससे हम बरसात को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे। ये हवा इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, इसको भी ह्यूमन एक्टिविटी ने बहुत गंदा कर दिया। अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन। सबसे पहले जानिए पॉल्यूशन क्या होता है। ये अगर समझ में आ गया तो आप एयर पॉल्यूशन भी करेंगे, आप वाटर पॉल्यूशन भी कर देंगे, आप सॉइल पॉल्यूशन भी कर देंगे और जो भी पॉल्यूशन है वो आप कर देंगे। सबसे पहले ये जानना है पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए हर चीज का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है जिस चीज से वो बना है। जैसे मान लीजिए हम एयर की बात करते हैं तो एयर का कंपोजिशन क्या है? 78% नाइट्रोजन होना है, 21% ऑक्सीजन होना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होना है, फिर कुछ वाटर वेपर होना है
कुछ डस्ट पार्टिकल्स होना है, कुछ अदर गैस होना है। दैट इज द बेसिक कंपोजिशन ऑफ एयर। ऐसे ही पानी का कंपोजिशन क्या है? पानी में H2O ये मॉलिक्यूल होना है, इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कुछ मिनरल्स घुले होते हैं, कुछ सॉल्ट होता है, कुछ मिट्टी होता है। ये ओरिजिनल मान लीजिए तालाब में पानी भरा है, उसका कंपोजिशन है। अगर ये कंपोजिशन किसी कारण से चेंज हो जाए, ये कंपोजिशन अगर किसी कारण से चेंज हो जाए, या तो इसमें जो मौजूद चीज हैं वो बढ़ जाएं या वो घट जाएं, और वो जो भी कंपोजिशन चेंज हुआ उसका सीधा सीधा असर अगर यहां पर मौजूद लाइफ के ऊपर दिखाई देता है। लाइफ अगर प्रभावित होती है, अगर हवा का कंपोजिशन चेंज हुआ जिससे किसी लाइफ को नुकसान हुआ, पानी का कंपोजिशन चेंज हुआ जिससे किसी लाइफ को प्रॉब्लम हुआ, तो ये जो कंपोजिशन में चेंज होता है इसी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। तो पॉल्यूशन का डेफिनेशन कैसे हम लिख सकते हैं? चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर which adversely affect the life, which adversely affect the life is called एयर पॉल्यूशन। अगर एयर के लिए मैंने बोला तो एयर पॉल्यूशन। अगर मैं वाटर के लिए बोलूं तो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर विच एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। तो कोई भी कंपोजिशन चेंज होता है। अभी क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा दी, बहुत सारे पेड़ काट दिए। फैक्ट्री लगा रही हैं तो वो जो जमीन में हमारा पेट्रोलियम था, कोयला था, उन सबको जला जलाकर, पहले ये हवा में नहीं था, अब हमने इनको जलाकर हवा में उड़ा दिया। हमने कोयला जलाया, उसकी गैस हवा में उड़ा दी। हमने पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, उसकी गैस हवा में उड़ा दी। जो चीज़ पहले हवा में नहीं थी, हमने उसके अंदर वो चीज़ रिलीज करना शुरू कर दिया। हमने बहुत सारे पर्टिकुलेट मैटर, जब पत्थर फोड़ते हैं खदान में तो बहुत सारा धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब मिक्स होते हैं हवा में। हम आग लगा देते हैं, जंगल में आग लग गई तो कितनी सारी धुआं निकलती है हवा में। तो बहुत सारा कार्बन पार्टिकल है और बहुत सारी जहरीली टॉक्सिक गैस ये हवा में रिलीज होती हैं ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल। कोल एंड पेट्रोलियम क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स फ्यूल कहलाते हैं, फॉसिल्स फ्यूल। जब हम फैक्ट्री में या व्हीकल में फॉसिल्स फ्यूल को जलाते हैं तो इन ईंधन के जलने से कुछ जहरीली गैसें हवा में रिलीज होती हैं जो हवा के कंपोजिशन को चेंज करती हैं और जिसका बहुत नुकसान वाला प्रभाव लिविंग्स के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए एक्सेसिव यूज ऑफ दीज फॉसिल्स फ्यूल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन मेनली क्या होता है वो थोड़ा सा आप समझिए। एक तो हमारा नॉर्मल सिस्टम क्या था, हमारी अर्थ के ऊपर यहाँ पेड़ पौधे लगे थे, यहाँ पर एनिमल थे, ठीक है। तो ये एनिमल यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे थे और CO2 निकाल रहे थे। ये यहाँ से CO2 ले रहा था, ये ऑक्सीजन निकाल रहा था, ये बैलेंस में चल रहा था। हमने क्या किया, ये पेड़ को काट दिया। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना बंद हो गया, कम हो गया, बहुत कम, बंद नहीं हुआ, बहुत कम हो गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहा था अब वो ज़्यादा खर्च नहीं हो रही, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज़्यादा पेड़ काटोगे तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। आज जो 0.03% है कल ये बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा पेड़ काटे तो, क्योंकि पेड़ इनको ख़त्म करते हैं हवा से, ठीक है। और जो नीचे ज़मीन में फ्यूल पड़ा था वो हमने जलाया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं। तो कुछ इस तरह की जहरीली गैसें
ये भी हवा में मिक्स होना शुरू हो गया। और जब एयर का कंपोजिशन चेंज होता है तो उसको ही हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम बात करेंगे यहां पर, एक तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और एक सल्फर के ऑक्साइड और एक कार्बन पार्टिकल जो धुआं के रूप में जो हवा में गंदगी पहुंची। एक्चुअली वो जो काला काला धुआं है उसमें कार्बन है, कार्बन पार्टिकल है। उनसे क्या प्रॉब्लम होता है, इन तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे? नंबर 1, कार्बन पार्टिकल। ये अगर ज़्यादा हवा में मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम करते हैं, सांस के साथ हमारी नाक में घुसेंगे, हमको प्रॉब्लम करेंगे, एलर्जी पैदा करेंगे। हाँ, और एक ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत जहरीली गैस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। एक्चुअली इन ये जो फ्यूल हैं, कोल, पेट्रोल, इनको जलाते हैं तो ये गैस निकलती है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती हैं वो जानना है। चलिए, आपकी चाहे व्हीकल में ये पेट्रोल जला है, चाहे फैक्ट्रियों में कोयला जला है, एक्चुअली बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से बहुत सारा स्मोक, बहुत सारा ये जहरीली गैसें हवा में लगातार निकल रही हैं, जिससे एक प्रॉब्लम हमको दिखाई दिया, उसका नाम दिया हमने एसिड रेन। उस प्रॉब्लम का क्या नाम दिया? एसिड रेन। देखते हैं क्या होता है। देखिए, फिर से समझिए, ये आपका अर्थ हो गया और ये एटमॉस्फेयर में आपने क्या रिलीज कर दिया? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इतना तो हमको मालूम है कि हवा में पानी भी होता है वेपर के रूप में, क्योंकि वो तो रोज सनलाइट गर्म करता है और पानी तो ऊपर उड़ता है। पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना, पानी से तो बरसात होने वाला है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये हवा के पानी के साथ ये गैस रिएक्शन कर लेती हैं और बनाती हैं H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी पानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और बनाते हैं HNO3। ये होता है नाइट्रिक एसिड। एक्चुअली ये एसिड बन जाते हैं हवा में, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जब बरसात की बूंद नीचे गिरती हैं तो ये एसिड जो हवा में बना वो भी बरसात की बूंदों के साथ नीचे जमीन पर आता है। और इससे जो बरसात का पानी है, जब आप उसका पीएच वैल्यू मेजर करोगे तो उसमें बहुत सारा एसिड दिखाई देता है। एसिड होता है उस बरसात के पानी में। हमारी रेन अब एसिड रेन कहलाएगी। हमारी रेन क्या हो गई? एसिड रेन। इस बरसात के पानी में एसिड घुल के आ रहा है नीचे जमीन पर, तो ये एसिड रेन कहलाती है। एसिड रेन में कौन कौन से एसिड होते हैं? एसिड रेन में होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एसिड रेन में होता है नाइट्रिक एसिड HNO3। ये एसिड हैं जो जमीन पर आते हैं और ये एसिड जब हमारी क्रॉप के ऊपर गिरते हैं, फसल के ऊपर गिरते हैं, तो बरसात का पानी तो फायदा करना चाहिए, लेकिन ये एसिड अगर पत्तियों के ऊपर गिरेंगे तो पत्तियों को खराब कर देते हैं और हमारी क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। और ध्यान देना, हमारी अर्थ के ऊपर हमारा ताजमहल मौजूद है। ताजमहल, द 7 वंडर, हाँ, 7 आश्चर्य जो हैं दुनिया के, उनमें शामिल है ताजमहल। और वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, संगमरमर या मार्बल का बना है। और मार्बल के ऊपर अगर एसिड रेन हुई तो ये एसिड इस मार्बल को खराब कर देंगे। H2SO4 HNO3 इससे रिएक्शन करेंगे और ये मार्बल की जो चमक है, जो क्वालिटी है, वो खराब हो जाएगी और आपका ताजमहल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ताजमहल के आसपास के पूरे इलाके को पॉल्यूशन फ्री रखने की कोशिश किया। वहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगाए और वहाँ डीजल पेट्रोल से चलने वाला कोई भी व्हीकल नहीं चलाने देते। वहाँ केवल बैटरी से चलने वाली कुछ टैक्सी चलती हैं, केवल बैटरी से चलती हैं, करंट से चलती हैं।
कोई धुआं नहीं, आसपास का इलाका एकदम हम हरा भरा साफ सुथरा बिना पॉल्यूशन के रखते हैं ताकि हमारा ताजमहल अपनी सुंदरता बरकरार रख सके। हाँ, तो ये एसिड रेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अगर एनिमल की बॉडी पे गिरती है तो स्किन को डैमेज करती है, स्किन कैंसर कर सकती है। ये हमारी फसल के ऊपर गिरती है तो हमारी फसल को बर्बाद करती है। जब ये सॉइल में गिरती है तो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करती है। तो हमको चाहिए कि ये टॉक्सिक गैसें हम हवा में रिलीज ना करें, लेकिन भैया जब इंडस्ट्री चलाना है तो ये तो रिलीज होंगी, तो हम कुछ और नए नए सोर्सेज ढूंढ रहे, कुछ इन जहरीली गैसों को हवा में रिलीज होने से पहले ही पकड़ने की कोशिश कर रहे, कुछ नए नए डिवाइस हम बना रहे, बहुत सारे डिवाइस हम बना भी चुके हैं। ठीक है, तो एसिड रेन की कहानी समझ में आई। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, आप कहें तो वो भी मैं आपको समझा दूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे एयर पॉल्यूशन की। एक प्रॉब्लम जो धुआं हमारा हवा में उड़ा, हाँ, धुआं को क्या बोलते हैं? स्मॉग। हाँ, धुआं। ये एक्चुअली जब हम फैक्ट्रियों में कोई चीज़ जलाते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है, हमारे जो व्हीकल होते हैं वहाँ से धुआं निकलता है। और ये मान लीजिए हवा है, अब हवा में आप अगर यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर एक कोई दूसरा आदमी खड़ा है और हवा केवल है तो आप इस आदमी को आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बीच में ये धुआं आ गई, अगर ये स्मोक आ गया और स्मोक के साथ साथ हवा में वाटर वेपर भी है, खासतौर पे जब ठंड पड़ती है, लो टेम्परेचर होता है, तो जो वेपर है वो भी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। हवा में जो भाप के रूप में पानी है वो भी छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर, जब बहुत तेज ठंड पड़ती है। और इसी में आपने धुआं भी मिक्स कर दिया। दोनों चीज है, हवा में पानी भी था जो छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गया, हवा में धुआं भी था जो यहां पर इस पानी के अंदर मिक्स हो गया। और ये जो एक मिक्स मिला जुला जो एक ट्रांसलूसेंट जैसा इन्वायरमेंट बन गया, अब आप यहां से देखने की कोशिश कर रहे तो आपको ये धुंधला दिखाई दे रहा है, आपकी विजिबिलिटी कम हो गई, विजिबिलिटी कम हो गई। अगर इस हवा में केवल पानी होता, अगर केवल पानी होता तो हम इसको बोलते फॉग। फॉग मतलब हम बोलते कोहरा पड़ रहा है, कोहरा है, और कोहरा का मतलब हवा में पानी बहुत ज्यादा है और पानी बन गया, पानी के कारण हमको चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर केवल पानी होता तो इसको फॉग बोलते, लेकिन इसमें तो धुआं भी घुल गया है, और धुआं घुल गया मतलब इसमें फॉग में आपका स्मोक भी आ गया, तो एक विचित्र कंडीशन बन गई, हवा धुआं पानी ये सब इस तरह का बन गया, इसे हम बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग बन गया। हाँ, और स्मॉग वाली हवा में अगर आप बैठे हैं, इसमें घूम रहे हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये धुआं के कार्बन पार्टिकल्स इसके साथ आपके बॉडी में जाना शुरू हो जाते हैं, जो आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। ऐसी जहरीली पॉइजनस एयर में सांस लेना बहुत बीमारियों को इनवाइट करता है। आपको एलर्जी हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, और अगर आप लगातार एक्सपोजर ऐसी गंदी हवा में रहेगा तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, लंग्स कैंसर आपको हो सकता है। हमारी दिल्ली के अंदर यही तो हो रहा है। दिल्ली में एक तो लो टेम्परेचर रहता है जिससे वहाँ पानी जो हवा में है वो कोहरे के रूप में दिखता है, और बहुत सारी फैक्ट्रियों से बहुत सारा धुआं वहाँ रिलीज होता है, तो वहाँ स्मॉग बन जाता है। हमारा जो ओपन एरिया है, खेत हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ का तो फॉग है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉग में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब फॉग में वाटर भी, जब स्मॉग भी मिक्स पाया जाता है, जो स्मॉग बन जाता है वो बहुत प्रॉब्लम करता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऐसी गंदी जगह पर आप ना घूमें जहां हवा में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको आज दो नई चीज़ें समझाई, एक मैंने समझाया एसिड रेन और दूसरा मैंने आपको समझाया स्मॉग। स्मॉग इज द कंपोजिशन ऑफ फॉग
प्लस स्मॉग। तो ये स्मॉग की कहानी आपको समझाया। साइड इफेक्ट ऑफ स्मॉग आपको याद रखना चाहिए। तो एयर या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्लास 9th में केवल इतना ही था। अभी हमारे दो स्फीयर बचे हैं। एक हमारा हाइड्रोस्फीयर है, हम वाटर की बात करेंगे। अगला हमारा लिथोस्फीयर है, हम सॉइल की बात करेंगे। एयर की बातें हमारी बस यहीं खत्म हो गई। हमने जाना विंड कैसे मूव करती है, हमने जाना कि रेन कैसे होती है, हमने जाना कि फॉग कैसे होता है, एसिड रेन कैसे होता है। ये एयर पॉल्यूशन से हो रहा था। फॉग और स्मॉग एयर पॉल्यूशन से हो रहा था। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे वाटर और बाद में फिर हम बात करेंगे सॉइल। तो आज की क्लास बस यहीं पे हम लोग खत्म।